हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन अपना चल रहा है। टॉपिक नंबर 5, जिसकी थ्योरी एनालिसिस हम देख चुके हैं। क्वेश्चंस भी हम कुछ देख चुके हैं, आसान आसान क्वेश्चंस जो लास्ट वीडियो थी। इस वीडियो में हम कुछ और सवाल देखने वाले हैं, कुछ और इलस्ट्रेशंस में लूंगा, जिसमें एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारा टॉपिक बचा हुआ है, जिसके अंदर क्वेश्चंस हमें देखने हैं, एंड कुछ टफ क्वेश्चंस जेईई एडवांस के लिए इस वीडियो में होंगे। स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूड है ये वीडियो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हमारा ऑलरेडी हो चुका था। इलस्ट्रेशन नंबर 7 यहां से स्टार्ट हो रही है। सेवंथ इलस्ट्रेशन है, a projectile is thrown with speed 10 meter per second on some other planet in such a way that its equation of trajectory is। ठीक है, किसी और प्लेनेट पे प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है कुछ इस तरह से। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन है, ध्यान से देख सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन इन जनरल यूनिफॉर्म ग्रेविटी, चाहे ग्रेविटी की वैल्यू चाहे चेंज हो गई हो प्लेनेट पे, बट रहेगा तो पैराबोला ही। तो y इज इक्वल टू सम एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट है, कुछ x का कॉफिशेंट है, और एक कांस्टेंट वाली टर्म एब्सेंट है। तो इफ वी कंसीडर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू बी ओरिजिन, x एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस अलोंग वर्टिकल अप, देन फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट। तो सबसे पहली चीज जो डेरिवेशन हमने की थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, उसके अंदर हमने यही तीन चीजें मानी गई थी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लिया था, एक्स एक्सिस हमने हॉरिजॉन्टल के अलोंग लिया था, एंड वाई एक्सिस वर्टिकल अप के अलोंग लिया था। तो क्योंकि प्लैनेट दूसरा है, तो प्लैनेट बदल जाने से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी फॉर अर्थ या इन जनरल यूनिफॉर्म ग्रेविटी में, वो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख रहा हूं, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमने इक्वेशन पढ़ी थी। एक और तरीके से भी हमने पढ़ी थी रेंज की टर्म्स में, उसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे भी यही चीज आएगी। तुम रेंज का अगर फॉर्मूला डाल दोगे तो फाइनली यही चीज बन के आएगी। तो इस फॉर्मेट में याद नहीं रह पाए तो मैंने कहा था कि रेंज की फॉर्मेट में इक्वेशन को याद रख लो, वो ज्यादा ईजी रहता है। जैसे ये था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन को याद रखोगे तो ज्यादा इजी रहता है इक्वेशन को याद रखना, जिसमें बस तुम्हें रेंज का फॉर्मूला डालोगे तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी जो मैंने लिखा। तो सिंपली करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, यही इक्वेशन से मिलती जुलती एक ऊपर इक्वेशन क्वेश्चन में मेंशन है। तो सिंपली हमें इक्वेशंस कंपेयर करनी है, या कॉफिशेंट्स कंपेयर करने हैं। तो y का कॉफिशेंट यहां भी 1 है, क्वेश्चन में भी 1 ही दिया गया है, अच्छी बात है। x का कॉफिशेंट tan थीटा है, जबकि क्वेश्चन में x का कॉफिशेंट 3/4 दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू 3/4, या इससे हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया। थीटा इज 37 डिग्री, 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल से बॉल को फेंका गया होगा। और दूसरी चीज, g अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, वो हमारे हिसाब से होता है g अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है 15/64। नेगेटिव साइन वहां भी है, नेगेटिव साइन यहां भी है। तो सिंपली हमें कंपेयर करना है। थीटा की ये जो वैल्यू हमने निकाली है, इस थीटा की वैल्यू को उठा के यहां डाल देते हैं इस जगह पे। तो ये बन जाएगा हमारा जी की वैल्यू सॉल्व करनी है। जी को गलती से 9.8 या 10 मत डाल देना, यहाँ पे जी की वैल्यू सॉल्व करनी है। यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है, देखो ऊपर 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड है जिससे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है। तो दिस इज 2 इंटू 10 का स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 37। कॉस स्क्वायर 37 या कॉस 37 इज 4/5, 37 डिग्री। तो 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/64। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी जी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे से 5 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 25 बन के, 25g अपॉन नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू 15/64। तो चीजें कुछ कैंसिल होती हुई नजर आ रही हैं। 25 से 100 का फैक्टर कैंसिल हो गया, 25 इंटू 4 इज 100, एंड 4 इंटू 16 64 होता है, तो ये 4 इंटू 16 इस 64 से कैंसिल हो गए। तो सिंपली जी की वैल्यू बहुत ही आराम से यहाँ पे हमें मिल गई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अर्थ पे जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है दैट इज 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि जो किसी और प्लेनेट पे बॉल उछाली गई तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के मुताबिक हम उस प्लेनेट की एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा बहुत ही आराम से। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डायरेक्टली ही दे रखी थी तो हमारे दिमाग में आइडिया आ गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ही सवाल है।
आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। In this question, a projectile is thrown from ground in such a way that it just crosses a 25-meter high wall at a horizontal distance of 75 meter from the point of projection। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, यहां से मान लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, कितने एंगल पे फेंका गया है, किस स्पीड से फेंका गया है पता नहीं, लेकिन जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी हुई है, उसके रास्ते में एक दीवार है। ठीक है, ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हुई है तो दीवार कहां पे है उसे देखते हैं। दीवार इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 75 मीटर के डिस्टेंस पे, दिस इज ग्राउंड, दिस इज अवर प्रोजेक्टाइल, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 75 मीटर के डिस्टेंस पे यहां कहीं दीवार है, जिस दीवार को ये स्टोन या ये प्रोजेक्टाइल जस्ट क्रॉस करके गया। ठीक है, दिस इज अवर वॉल, वॉल का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमें दिया हुआ है 75 मीटर्स का, और इसके अलावा दीवार की हाइट, वॉल की हाइट हमें गिवन है 25 मीटर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ इट लैंड्स 25 मीटर बिहाइंड द वॉल देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वॉल के पीछे जाके ये स्टोन गिरा और 25 मीटर पीछे जाके ये स्टोन गिरा या प्रोजेक्टाइल गिरा, तो बताना है इनिशियल जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना होगा। ये थीटा हमारा सवाल है। ठीक है, यू भी हमें नहीं पता, तो देखते हैं यू को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, बट थीटा तो क्वेश्चन है ही। तो कैसे करेंगे इसमें, देखो इसमें जैसे अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करें, एक तो क्यों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करें, सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में आती है। हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या सीखा था, हमने y और x में रिलेशन सीखा था। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मान लें, ये 0,0 है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये तीन एक्सिस मानते हुए हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ी। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज कब करना होता है, जब y और x में रिलेशन दे रखा हो या उसकी जरूरत हो हमें, तब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की याद आती है। तो यहां पे देखो, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को ये प्रोजेक्टाइल जस्ट क्रॉस करके गया है, जस्ट इस पॉइंट से पास होते हुए दीवार के जस्ट ऊपर से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखो, ये 75,25 है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग 75 मीटर पे है और हाइट जो है इस पॉइंट की वो 25 है। तो 75 और 25 का ये जो डाटा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, इस डाटा को अगर हमें डायरेक्टली यूज करना है तो आई कैन से इस डाटा को मैं डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में डाल सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा ये 25 मीटर का बिहाइंड द वॉल वाला डिस्टेंस भी गिवन है, तो ये क्योंकि 25 गिवन है तो इसका मतलब है हमें पूरी की पूरी रेंज पता चल गई। ये इनिशियल पॉइंट ओ से ये फाइनल पॉइंट ए तक, O से A तक का टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल के अलोंग दैट इज 75 + 25 100। तो हमें रेंज भी पता है और एक पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है प्रोजेक्टाइल, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो कोऑर्डिनेट्स और रेंज, ये दो चीजें जैसे ही हमारे दिमाग में आती हैं तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ध्यान आता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में यहां लगाऊंगा, क्योंकि रेंज गिवन है हमें 75 + 25, तो रेंज की टर्म्स में मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दैट इज y = x tan थीटा × 1 - x/r रेंज की टर्म्स में। तो सिंपली यहां पे बहुत ही आसान सवाल है ये, y की वैल्यू सिंपली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट से क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल पास हो रहा है तो इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में सेटिस्फाई होने चाहिए। तो y की वैल्यू सिंपली 25 डाल दो, x की वैल्यू 75, थीटा हमारा अननोन है, इंटू 1 - x/r, x 75 अपॉन रेंज को लिखेंगे 75 + 25, टोटल रेंज या टोटल डिस्टेंस फ्रॉम O to A। तो यहां से सिंपली हमारा tan थीटा सॉल्व हो गया। 25 से 75 कैंसिल हो रहा है, 25 × 3 = 75, 25 × 1 = 25, तो ये आ रहा है 1 = 3 tan थीटा इंटू 1 - यहां पे भी टर्म्स कैंसिल हो रही है, 25 × 3 होता है 75, 25 × 4 = 100, तो 1 - 3/4 is 1/4, तो इंटू 1/4। तो यहां से सिंपली tan थीटा सॉल्व हो गया हमारा, tan थीटा = 4/3। तो पूरी इक्वेशन, पूरा प्रोजेक्टाइल का एनालिसिस किए बिना हमने थीटा की वैल्यू यहां पे निकाल ली फटाफट। तो मेन बात ये ध्यान रखनी है बच्चों की, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो x और y कोऑर्डिनेट्स अगर हमें गिवन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से, जैसे यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ था कुछ कुछ, तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स,
इसमें जब भी हमें डील करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डील करना होता है और हमें कोई टाइम से या फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता, तब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की याद आती है और डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाने से सवाल बहुत छोटे हो जाते हैं। अदरवाइज अगर इस सिचुएशन का एनालिसिस हमें बेसिक से करना होता तो हमें इस ओ पॉइंट से और इस पी पॉइंट तक का मोशन के बारे में सारा कुछ एक्स डायरेक्शन की लिस्ट, वाई डायरेक्शन की लिस्ट बना के और इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हुए काम करना पड़ता, जो कि बहुत लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन और काफी टाइम लगता इस आंसर तक पहुंचने में। तो थीटा इज सिंपली 53 डिग्री हियर। इसके अलावा एक सवाल और बनता है इस क्वेश्चन में कि क्या यू की वैल्यू भी निकाली जा सकती है? तो हाँ, यू की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। कैसे? क्योंकि अब हमें रेंज पता है 100 मीटर, तो रेंज के फॉर्मूले में थीटा को 53 डिग्री डाल के हम यू की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेंज भी नोन है एंड थीटा हमारा सॉल्व हो चुका है। बट ऑल्दो किसी ने पूछा नहीं है यू, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिमाग में आती है तो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या है? अ बॉल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल इज गोइंग टू फॉल ओवर स्टेयर्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये रेड कलर की बॉल यहां से आ रही है और ये 2 स्टेप्स की स्टेयर्स हैं और उसके नीचे ये ग्राउंड है। ठीक है, नीचे वाला जो सरफेस है दैट इज ग्राउंड। तो फाइंड मिनिमम इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड की मिनिमम वैल्यू बतानी है, यू मिन क्या हो, so that ball hits the ground directly without hitting any of the stairs। हम नहीं चाहते कि ये बॉल किसी स्टेयर पे हिट करे, सीधा ग्राउंड पे आके हिट करे। उसके लिए यू की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये सोचो मिनिमम ही क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं? तो कॉमन सेंस की बात है, सोच के देखो। अगर यू बहुत ही कम स्पीड से बॉल आ रही है, बहुत ही कम स्पीड से अगर ये बॉल आ रही है तो उसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहां से अगर बहुत कम स्पीड से बॉल आ रही है तो वो सिंपली पहली स्टेयर पे गिर जाएगी। थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से बॉल आ रही है तो वो दूसरी स्टेयर पे गिर जाएगी। और ज्यादा स्पीड से बॉल आ रही है तो वो ग्राउंड पे जाके हिट होगी इस तरह से। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि वो डायरेक्टली ग्राउंड पे जाके हिट हो। तो जितनी ज्यादा स्पीड हो उतने ज्यादा चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे ग्राउंड पे बॉल के डायरेक्टली हिट होने के। तो मिनिमम स्पीड का जो केस होगा, अगर मिनिमम स्पीड से आ रही है ये ग्राउंड को हिट करने के लिए डायरेक्टली, तो आई कैन से मिनिमम स्पीड में वो इस पॉइंट को जस्ट क्रॉस करते हुए यहां से गुजरेगी कुछ इस तरह से। देखो, इसका जो पाथ रहने वाला है वो इस पॉइंट से जस्ट ऊपर से होके जाने वाला होगा। सोच के देखो आराम से। अगर इस पॉइंट को बॉल ने क्रॉस कर दिया, इस पी पॉइंट को अगर बॉल ने क्रॉस कर दिया, तो डेफिनेटली डायरेक्टली ग्राउंड पे जाके ही बॉल हिट करेगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ फॉर यू मिन। अगर यू की मिनिमम वैल्यू दी गई है ऊपर बॉल को, तो पी पॉइंट के जस्ट ऊपर से बॉल गुजरेगी। तो ये पी पॉइंट बड़ी अहमियत का है। यहाँ पे एक तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। अगर हम इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन मान लें तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन सोच के देखो, ये जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टली आ रही है और ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये किसी हाइट से फेंका गया नीचे की तरफ प्रोजेक्टाइल है। तो इस केस में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज नहीं कर पाएंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ किसी थीटा एंगल पे बॉल को फेंक रहे होते हैं, तो तभी और सिर्फ तभी अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वैलिड होगी। अदरवाइज अगर हम बॉल को नीचे फेंक रहे हैं या हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं किसी हाइट पे खड़े होके, तब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम चाहो तो उसकी एक नई इक्वेशन डिराइव जरूर की जा सकती है, जैसे हमने ओरिजिनल इक्वेशन डिराइव की है, बट डायरेक्टली उसे यूज हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सावधानी से, एक तो हमने जो एनालिसिस सीखा और सब चीजें सीखी हम उसको यूज तो कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूले डिराइव हुए थे, जो इक्वेशंस डिराइव हुई थी ट्रेजेक्टरी की, वो सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? जब ग्राउंड टू ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल मोशन हो। रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड, ये सब तभी वैलिड है जब ग्राउंड से और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही बॉल फाइनली जाके रीच करती है। तो यहाँ पे हमें बेसिक से जाना पड़ेगा। हमें इस ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुई है या प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुई है और पी पॉइंट तक बॉल पहुंचेगी, उसके बाद भी जाएगी। तो ए से पी तक की जर्नी हमारे इंटरेस्ट की रहेगी, क्योंकि पी पॉइंट की पोजीशन हमें क्लियरली पता है। कैसे? ये ए पॉइंट से इसका जो वर्टिकली डाउन डिस्टेंस है, दैट इज ये जो डिस्टेंस है, दिस इज h, 2h, दिस h प्लस दिस h, 2h का डिस्टेंस हो जाएगा डाउन। और a से p तक का जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है, ये भी हमें पता है, दिस हॉरिजॉन्टल सेपरेशन इज 4h। ठीक है, a से p तक का।
तो ए से पी तक की हमें डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स पता है, हम बोल सकते हैं राइट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 4h हुई है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो 2h हुई है। तो सबसे पहले अपना वही क्वेश्चन करने का तरीका बेसिक से, अपने पसंद की एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लो, तो लेट मैं मान लेता हूं राइट साइड हमारी एक्स एक्सिस है लेट्स से, एंड डाउनवर्ड को वाई एक्सिस मान रहा हूं मैं इस बार। तुम चाहो तो अपवर्ड को भी मान सकते हो, सारे प्लस का माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, या इक्वेशंस दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता जिस बात से। तो एक एक्स एक्सिस मानी राइट साइड, एक वाई एक्सिस मानी डाउन, और डाटा लिखना शुरू किया। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में सोचो, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी प्योरली तुम देख सकते हो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यू मिन उसकी वैल्यू हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट 0 हो गया क्योंकि वो प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग थी। एक्सलरेशन एज यूजुअल, एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, और एक्सलरेशन का वाई कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा प्लस जी होगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को वाई एक्सिस माना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रेविटी एक्ट करती है, दैट इज प्लस जी। ठीक है, अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में अपवर्ड को पॉजिटिव वाई एक्सिस मान रहे थे तो माइनस जी लिख रहे थे। तो रट्टा नहीं मारना है हमें किसी भी चीज का, जो एक्सिस हम मानेंगे उसके हिसाब से ही हम लिस्ट बनाएंगे, उसी के हिसाब से इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट कितना होगा 4h, राइट साइड में बॉल 4h गई और नीचे की तरफ कितना आई 2h गई, तो डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट हो गया 2h। और इसके अलावा ए से पी तक की जर्नी में पी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मुझे नहीं पता, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड इसके अलावा क्या बचा टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए से पी तक की जितनी बातें मुझे पता थी वो मैंने लिख ली, और जो नहीं पता थी उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लिया, फ्रॉम ए टू पी। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है पी पॉइंट के जस्ट ऊपर से बॉल को गुजारना ताकि बॉल डायरेक्टली हिट हो जाए ग्राउंड पे। तो उसकी कंडीशन या यू की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे फोकस में क्या है, हमारे फोकस में है ये यू मिन हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे हमारा ध्यान है। तो एक्स डायरेक्शन की वैल्यू हमें चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन की लिस्ट ही मदद करेगी। ए एक्स हमें पता है, एस एक्स हमें पता है, तो टाइम अगर मिल जाए तो मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के फटाफट यू मिन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और टाइम कैसे पता चलेगा, टाइम पता चलेगा दूसरी लिस्ट से, जो सेकंड लिस्ट है अपनी वाई डायरेक्शन में, वहां पे ध्यान से देखो यू पता है, वाई डायरेक्शन की लिस्ट में ए पता है, एस पता है, तो टाइम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन इज एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन से अपना टाइम सॉल्व होने वाला है, और जैसे ही टाइम सॉल्व होगा तो उसको हम एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में भी यूज कर लेंगे, क्योंकि टाइम सेम ही होता है, टाइम के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। तो डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट था यहाँ पे 2h, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 था, लिस्ट में से डाटा उठा के सिंपली पुट कर रहा हूँ, और ए वाई की वैल्यू यहाँ थी प्लस जी, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम सॉल्व हो गया, टाइम इज इक्वल टू 4h बाई जी का रूट, इतने टाइम में बॉल पी पॉइंट तक पहुंचेगी। और इसके अलावा अब इस टाइम को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स डायरेक्शन वाली लिस्ट में पुट कर देते हैं, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ठीक है, और ए एक्स की वैल्यू देखो 0 है, तो ये वाली टर्म तो कट ही गई। तो बहुत ही आसानी से अपना एस एक्स कितना था, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कॉम्पोनेंट था 4h के बराबर, यू एक्स की वैल्यू थी यू मिन इनटू टाइम हमने अभी अभी निकाला, दैट इज रूट ऑफ 4h बाई जी। तो यहां से क्या बन रहा है, यू मिन की वैल्यू सॉल्व होगी, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं, यू मिन आ रहा है, ये रूट 4h से एक रूट 4h कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यू मिन इज इक्वल टू रूट 4gh, एक रूट 4h कैंसिल हो जाएगा, इस लेफ्ट साइड वाले 4h को तुम रूट 4h इंटू रूट 4h करके रीड कर सकते हो, और एक रूट 4h कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 4h इंटू रूट जी, दैट विल बी आंसर, दैट इज रूट ऑफ 4gh। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन वही चीज है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, वो बात क्लियर होनी चाहिए। जब हम हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी काम करती है, अदरवाइज नहीं करेगी काम, अदरवाइज हमें बेसिक से जाना पड़ेगा, रटी हुई बातों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या है, यहां पे एक बॉल को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, और निकालना बॉटम मोस्ट पॉइंट से इंक्लाइन के फेंका गया है, इंक्लाइन से जो एंगल है इनिशियल वेलोसिटी का वो फाई गिवन है,
इनिशियल स्पीड u गिवन है और इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल गिवन है थीटा। ठीक है, बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इस प्रोजेक्टाइल का, रेंज क्या होगी अलोंग इंक्लाइन, मतलब इसे रेंज कह रहे हैं, ये है रेंज, दिस इज अवर रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट इज टोटल टाइम ड्यूरिंग द जर्नी एंड मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस h max फ्रॉम द इंक्लाइन। इंक्लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा, मतलब जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, अगर हम इंक्लाइन, जैसे हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से मैक्सिमम दूरी देखते थे उसे h max कहते थे, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम दूरी देखनी है तो ये h max बताना है कितना होगा। तो ये 2-3 सवाल है। तो एक तो इन तीनों सवालों को इसको क्वेश्चन की तरह डील करना है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है तो हम डायरेक्टली वही फॉर्मूले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में आए थे। ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फेंका जाने वाला प्रोजेक्टाइल है। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे कई बुक्स के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल के अंदर इंक्लाइन प्लेन के भी फॉर्मूले बना के रटवा दिया जाता है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम इस क्वेश्चन के आंसर्स को रटो, क्योंकि अगर तुम इस क्वेश्चन के आंसर को रटोगे तो बॉल को ऊपर से नीचे इंक्लाइन प्लेन पे फेंक देंगे, उसके कुछ और आंसर्स बन जाएंगे। अगर वो नहीं आया तो हो सकता है ग्राउंड से बॉल को फेंका जा रहा हो और इंक्लाइन प्लेन पे फेंका जा रहा हो, उसके कुछ और फॉर्मूले बन जाएंगे। इंक्लाइन प्लेन से अगर फेंका जा रहा हो ग्राउंड की तरफ तो कुछ और फॉर्मूले बन जाएंगे। तो बेसिक बात यह है कितने फॉर्मूले रटोगे, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले हम रट नहीं सकते। हम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड वाले या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब बॉल आके गिरती है केवल हम उसी के ही फॉर्मूले याद रखते हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के। अदरवाइज हम फॉर्मूले नहीं रटेंगे, बेसिक से जाएंगे हमेशा। तो बेसिक से जाने का तरीका अब यहाँ पे क्या है कि ध्यान से देखो, ये जो रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है, ये दोनों चीजें इंक्लाइन के प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे हमें सॉल्व करनी है वो इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। एज वेल एज एक चीज और देख सकते हो, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इस इनिशियल वेलोसिटी का जो एंगल गिवन है वो भी इंक्लाइन प्लेन के साथ गिवन है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स इंक्लाइन प्लेन के अलोंग या उनके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप 1 है क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का, कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करनी होती है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा। अभी तक हम क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्स एक्सिस और वर्टिकल के अलोंग वाई एक्सिस लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी वेक्टर्स क्योंकि इंक्लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर है, तो इंक्लाइन के अलोंग मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, इस तरह से एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, दैट इज अवर स्टेप 1, एंड इस तरह से वाई एक्सिस मान रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मानने से क्या होगा, बस मेरे को कंपोनेंट्स लेने में आसानी होगी। अदरवाइज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन मानना, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करना अपने आप में एक मैथमेटिकल टूल है जो हमारी मदद करता है प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करने के लिए। तो हम वो कहीं भी मान सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कंसीडर करने के बाद काम वही करना है, ये इनिशियल पॉइंट ए बोल देते हैं, इसे टॉप मोस्ट पॉइंट को बी बोल देते हैं और फाइनल पॉइंट को सी बोल देते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज निकालनी है तो मैं पूरा ए टू सी मोशन कंसीडर कर रहा हूं फॉर मोशन ए टू सी। ए टू सी मोशन की स्टेप 2 करने जा रहा हूं। अब मैं लिस्ट बनाते हैं इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहां पे सोचो क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज हो चुकी है, तो u cos फाई एक्स कंपोनेंट है, u sin फाई वाई कंपोनेंट है, u cos फाई एक्स कंपोनेंट, u sin फाई वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन अभी तक लिखना बड़ा आसान था। एक्सलरेशन सिंपली वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में होती है, यहां भी वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में होगी। ऑब्वियसली धरती जो फोर्सेस लगा रही है वो हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानने से तो चेंज हो नहीं जाएंगे, तो धरती तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्सेस लगाएगी, वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में। तो बॉल पे जो भी फोर्सेस लगेंगे वो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में लगेंगे। तो एक्सलरेशन को कैसे समझे हम, ये अपनी एक्स एक्सिस है जो अब हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे टिल्टेड है। ध्यान से देखो, थीटा डिफरेंट एंगल है, फाई डिफरेंट एंगल है। थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, और फाई इनिशियल वेलोसिटी का एंगल है इंक्लाइन से। तो एक्स एक्सिस खुद थीटा एंगल पे टिल्टेड है, वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। और ग्रेविटी हमारी कैसी लगती है, ग्रेविटी लगती है वर्टिकल डाउन। ठीक है, तो ग्रेविटी हम बोल सकते हैं, ग्रेविटी ना तो प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग है इस क्वेश्चन में और ना ही प्योरली वाई एक्सिस के अलोंग है, बीच में कहीं है। ठीक है,
तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल हेंस थीटा हो जाएगा। तो आई कैन से ग्रेविटी के दो कंपोनेंट बनेंगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, एक जी कॉस थीटा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलाउ, तो एक्सलरेशन का वाई कंपोनेंट मैं लिख सकता हूं माइनस जी कॉस थीटा, और एक जी साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउ। इस तरह से दो कंपोनेंट बनेंगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो जी कॉस थीटा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलाउ आ रहा है और एक जी साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउ आ रहा है। तो अभी तक के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता था कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी हमें कंपोनेंट्स करने पड़ रहे होते थे, तो यहाँ पे हमें वो करना पड़ रहा है। आई होप क्लियर होगा ये चीज। यहाँ पे बाकी चीजों को आसान बनाने के लिए रेंज के कंपोनेंट ना करने पड़े, मैक्सिमम हाइट के कंपोनेंट्स ना करने पड़े, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मुश्किल से ना करने पड़े, इन सब से बचने के लिए हमने एक्सलरेशन के कंपोनेंट्स कर लिए, कुछ ऐसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने मान ली। ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम वही अपनी हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस मानना चाहते हो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशंस उसमें गंदी हो जाएंगी क्योंकि रेंज और मैक्सिमम हाइट के भी कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें लिस्ट को कंप्लीट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। इस ए टू सी की कंप्लीट मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसी है? डिस्प्लेसमेंट सिंपली इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन सी को मिलाने वाला वेक्टर बनेगा, जो कि प्योरली ए टू सी जो वेक्टर बनेगा प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट हो गया प्लस रेंज जो कि क्वेश्चन है, और डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट हो गया 0। ये फायदा हुआ हमारा एक्स एक्सिस को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मानने का, यहाँ पे डाटा इजी हो गया। अगर तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मानते तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के आई कैप और जे कैप दोनों कंपोनेंट्स बनते, एक्स वाई दोनों कंपोनेंट्स बनते। ठीक है, इसके अलावा फाइनल वेलोसिटी किसी ने पूछी नहीं है, सी पॉइंट पे क्या फाइनल वेलोसिटी होगी, मैं उसे स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट में नहीं लिख रहा। टाइम पूछा गया, तो टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, वो निकालना है, और उसके कोई कंपोनेंट होते नहीं, तो जो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा या एक्स डायरेक्शन में जो होंगी चीजें टाइम, वही वाई डायरेक्शन में भी होगा, बिकॉज टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये लिस्ट है अपनी ए टू सी की मोशन के बारे में, जितनी जानकारी थी हमने यहाँ लिख ली। ठीक है, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमारे फोकस में है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, आर निकालना है एंड टी निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वाई डायरेक्शन वाली लिस्ट में डाटा काफी ज्यादा सफिशिएंट है, यू की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, तो टी की वैल्यू तो बहुत ही आराम से फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हैंस खत्म हो गया जल्दी से। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाते ही टाइम सॉल्व हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन बना रहा हूं मैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू है 0, यू वाई की वैल्यू है यू साइन फाइव, एंड ए वाई की वैल्यू है, ए वाई इस बार माइनस जी नहीं है, ए वाई की वैल्यू है माइनस जी कॉस थीटा, माइनस जी कॉस थीटा इनटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो एक टाइम की टर्म यहां है और एक टाइम का स्क्वायर यहां है, एक टाइम कॉमन निकल के 0 में चला जाएगा और दूसरा टाइम जो बचेगा यहां पे वो सॉल्व हो गया, वो हो गया 2 टाइम्स यू साइन फाइव अपॉन जी कॉस थीटा। दिस इज द आंसर फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, आंसर नंबर 1। ठीक है, इस फॉर्मूले का रट्टा मत मारना, कोई फायदा नहीं है, कम से कम चीजें हमें याद रखनी है जो बहुत ज्यादा जरूरत की होती हैं, या जो एनसीईआरटी में या स्कूल के सिलेबस के मुताबिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं हम सिर्फ वही याद रखेंगे, जबरदस्ती हर चीज का नया फॉर्मूला बना के याद नहीं करेंगे। कंसेप्ट समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज समझेंगे, बट ज्यादा फॉर्मूले रटने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। टाइम क्योंकि सॉल्व हो गया है तो हेंस रेंज भी सॉल्व हो जाएगी। टाइम पे यहाँ एक टिक मार्क बढ़ गया हमारा, तो रेंज यहाँ पे भी वही टिक मार्क बढ़ गया। तो एक्स डायरेक्शन की लिस्ट को देखो, यू पता है, ए पता है, टी पता है, तो हेंस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट या रेंज सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो सेकंड इक्वेशन जो मैं लगा रहा हूँ सेकंड पार्ट को करने के लिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट इज रेंज, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था u cos फाइव इंटू टाइम की वैल्यू अभी अभी हमने सॉल्व की, दैट इज 2u sin फाइव अपॉन g cos थीटा, एंड प्लस हाफ इंटू ए एक्स, एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट यहां 0 नहीं है, वो है माइनस जी साइन थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस हमने चेंज कर दिया, इंटू टी स्क्वायर इज दिस 2u sin फाइव अपॉन जी cos थीटा
का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज जिसे हमें सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट टर्म के अंदर 2u स्क्वायर बाय जी इंटू यहां बनेगा साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई अपॉन कॉस थीटा, ये टर्म बनी। राइट साइड के एक्सप्रेशन में भी देखोगे तो यहां पे एक ये 2u का स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर और एक अपॉन 2 भी है, तो 2u स्क्वायर बाय जी और एक जी ऊपर भी है। ध्यान से देख लो, ये चार जो सर्कल किए हैं मैंने, ये 4u स्क्वायर इंटू जी अपॉन जी स्क्वायर, ये क्या हो गया 4u स्क्वायर बाय जी और अपॉन 2 भी है, तो ये हो गया 2u स्क्वायर बाय जी। तो 2u स्क्वायर बाय जी हम बोल सकते हैं कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो टर्म्स बची वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, वो बची माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है। 2u स्क्वायर बाय जी कॉमन आ गया रेंज के एक्सप्रेशन में। ठीक है, कुछ यहाँ पे ये स्टेप अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बीच का एक स्टेप तुम खुद से अपनी नोटबुक में कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आराम से कर लो। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए। इसके अंदर भी चीजें कॉमन निकल रही हैं, ध्यान से देखो, एक साइन फाई कॉमन निकल रहा है न्यूमरेटर में से, एंड नीचे सॉरी कॉस थीटा था, ये गलती से मैंने फाई लिख दिया, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर से भी एक कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है। तो अगले पेज पे जा रहा हूं, रेंज बन रही है 2u स्क्वायर बाय जी तो कॉमन था ही, एक साइन फाई न्यूमरेटर में से कॉमन आया और एक कॉस थीटा डिनोमिनेटर में से कॉमन आया। जो टर्म बचेंगी वो बची हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ अब कॉस फाई बचेगा, दैट इज कॉस फाई माइनस राइट साइड वाले एक्सप्रेशन में साइन फाई और कॉस थीटा, एक साइन फाई और एक कॉस थीटा कॉमन जा चुके हैं, तो बाकी जो टर्म्स बची वो बनेगी साइन थीटा साइन फाई अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा साइन फाई अपॉन कॉस थीटा। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है अपना रेंज का, दैट इज 2u स्क्वायर बाय जी साइन फाई अपॉन कॉस थीटा इंटू, यहां पे मैं एलसीएम लेता हूं तो ये बन रहा है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई होल अपॉन कॉस थीटा। याद करो, एक फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस थिंग इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख सकता हूं, दिस इज 2u स्क्वायर बाय जी इंटू साइन फाई इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई होल अपॉन, एक कॉस थीटा यहां था एक कॉस थीटा यहां था, तो होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज। ऑब्वियसली अजीब सा फॉर्मूला है, गंदी सी शक्ल है इस फॉर्मूले की, इसको हम याद नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा इंक्लाइन प्लेन का तो हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ पे रेंज। तीसरा जो क्वेश्चन बचा, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का जो बचा अपना, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। ये एच मैक्स और निकालना था। तो जैसे कि डेरिवेशंस में हमने देखा था, एच मैक्स निकालने के लिए हमें आधी मोशन कंसीडर करनी पड़ती है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक की मोशन कंसीडर करनी पड़ती है। तो ए टू बी की मोशन दोबारा से कंसीडर करते हैं, जिसमें ये एच मैक्स नाम का वेरिएबल लिस्ट में दिखाई देगा। ध्यान से देखो, ए टू सी वाली लिस्ट में, इस लिस्ट के अंदर तो एच मैक्स नाम की चीज दिखाई ही नहीं दी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को तो सिंपली इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का ही मतलब होता है। तो एच मैक्स अगर निकालना है तो ए टू बी की एक लिस्ट बनाते हैं। ए टू बी की लिस्ट में सोच के देखो, यू एक्स और ए एक्स की वैल्यू यू वाई ए वाई तो यही रहेंगे, ये तो पूरी मोशन के दौरान यही है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सलरेशंस। ठीक है, टाइम हमें नहीं पता, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा बनेगा, ए से बी तक की मोशन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी तक की मोशन में वही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर फाइनल पॉइंट पे खत्म होने वाला, दिस ए बी वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता नहीं कितना होगा जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा ये, लेकिन वाई कंपोनेंट हमें पता है, वाई कंपोनेंट की हमें तलाश है, दैट इज एच मैक्स। तो मैं पूरी लिस्ट नहीं बना रहा यहाँ पे, दिमाग चलाओ, हमें ए से बी तक की मोशन में डिस्प्लेसमेंट के वाई कंपोनेंट की तलाश है, विच इज एच मैक्स। तो वो कैसे निकलेगा, अब डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट या तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से निकल सकता है, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर से, क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशंस में s की टर्म आती है। ठीक है, तो सोच के देखते हैं हमें पता क्या क्या है। ए से बी तक की मोशन में u और a तो पता है, ठीक है, टाइम पता नहीं,
टाइम को एक तो बाय डिफॉल्ट हाफ मत बोल देना, ए से सी तक का जो टाइम निकाला क्या पता उसका हाफ हो ना हो, किस तरह की सिचुएशन है, हमने ये बात अभी प्रूव नहीं की है इस क्वेश्चन में। डिफरेंट क्वेश्चन है, ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम बोल सकते थे, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो ए से बी तक की मोशन में हमें और क्या पता है, क्या फाइनल वेलोसिटी पता है? तो यस, सोच के देखो, वहां पे भी ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन में भी यही काम हुआ था, फाइनल वेलोसिटी पे ही हमें कमेंट करना होता था। तो बी पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी, सोचो एक्स डायरेक्शन में ही होगी, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट तो जीरो हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में अगर और वेलोसिटी होती तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये बॉल और ऊपर जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है, तो मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन कब आएगा? जब वाई कंपोनेंट या इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, सोचो यही तो बॉल को दूर लेके जा रही है इंक्लाइन प्लेन से, जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बॉल अपनी मैक्सिमम दूरी पे होगी इंक्लाइन प्लेन से। तो क्योंकि बी मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट है, तो वी वाई की वैल्यू जीरो होगी। तो हमें वी वाई पता है, यू वाई पता है, ए वाई पता है, एस वाई पूछा गया है, एच मैक्स पूछा गया है, तो हेंस थर्ड पार्ट आसानी से हो गया। तो थर्ड पार्ट को यहां पे करने के लिए मैं इक्वेशन बना रहा हूं, फ्रॉम ए टू सी, या ए टू, टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम बी था, आई एम सॉरी, टॉप मोस्ट पॉइंट इज बी। फ्रॉम ए टू बी इक्वेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन इज वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ay sy। वी वाई की वैल्यू जीरो बी पॉइंट पे, माइनस यू वाई की वैल्यू लिस्ट से देख लेते हैं, यू वाई की वैल्यू यू साइन फाइव, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 2ay, ए वाई था अपना माइनस जी कॉस थीटा, एक्सलरेशन का वाई कंपोनेंट वाज माइनस जी कॉस थीटा, पूरे रास्ते में वही था माइनस जी कॉस थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट वाज एच मैक्स, जिसको हमें सॉल्व करना था। तो यहां से फटाफट हमारा एच मैक्स सॉल्व हो गया। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव अपॉन 2g cos थीटा। ठीक है, मान लो अब ये इस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस दी गई होती हैं, तो जल्दी करने की क्या कोई ट्रिक होगी? बिल्कुल, हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हम थीटा को डाल दें 0 डिग्री, इस क्वेश्चन में अगर थीटा को डाल दें 0 डिग्री, तो ये इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड बन जाएगा। सोच लो आराम से, थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो टेढ़ा इंक्लाइन ऐसे फ्लैट होके एकदम ग्राउंड बन जाएगा। ग्राउंड बनते ही हमें फॉर्मूले पता है, ऑलरेडी पता है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, तो चारों ऑप्शंस के अंदर थीटा को 0 डिग्री डाल के चेक कर लो। जिस ऑप्शन के अंदर अपना रटा हुआ फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन में आ रहा है तो थोड़ी किस्मत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हें बेसिक से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 ऑप्शंस गलती से रिजेक्ट हो गई, थीटा को 0 डिग्री डालने पे हमें रेंज और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले ऑलरेडी याद है, तो हम ऑप्शंस को चेक करके फटाफट एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अगर एक ही सही है तो। बट अगर एक से ज्यादा सही है तो फंस जाओगे, बेसिक से जाना पड़ेगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, किस तरह से हम शॉर्टकट्स बनाते हैं और बेसिक से सॉल्व करते हैं कभी कभी। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टफ क्वेश्चंस जेई एडवांस के लिए, स्पेशली जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बहुत तगड़े सवाल अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।